जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राजों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राजों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवित्त छंद का। क्या हो जाएगा? कवित्त छंद का। कवित्त छंद को छप्पे के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। सिरप्पा को, पुष्पदंत को, शालिभद्र सूरि को या फिर स्वयंभू को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिरप्पा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सिरप्पा को। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है भवन, भुवन, निकेतन या फिर सदन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भुवन। इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है, तो वह है भुवन। भुवन का अर्थ संसार होता है। क्या होता है? संसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। आपको बताना है कि इन चारों में से किस में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दर्शन में। दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बात करें नपुंसक की, तो नपुंसक में न उपसर्ग है, समालोचना में सम उपसर्ग है और अतिशय में अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। चाम, धर्म, पर्ण या फिर विष्णु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाम। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो वह है चाम। इसका तत्सम चर्म होता है। क्या होता है? चर्म। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक या फिर जिज्ञासु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है, तो मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन है, अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, अवधवासी, कालचक्र या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवध की भाषा। अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है अवध की भाषा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है बंगला, मणिपुरी, पंजाबी या फिर गुजराती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाबी की। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, तो आपको याद रखना है पंजाबी की। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, ये पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, कमायनी, गुंजन या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमायनी। दी गई पंक्तियां किस काव्य की हैं, तो आपको याद रखना है कमायनी की, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें रश्मिरथी की, तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है या शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम पौधे सींच रहा है। इन चारों में से कौन सा शुद्ध विकल्प है, तो वह है श्याम पौधे सींच रहा है। अगला क्वेश्चन है, कल्पवास का अर्थ होता है। हमारा ऑप्शन है कुछ समय के लिए गृह त्याग, तपस्या करना, एकांत स्थान में जाना या फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं रहना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुछ समय के लिए गृह त्याग। कल्पवास का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कुछ समय के लिए गृह त्याग। अगला क्वेश्चन है, इति का सही अर्थ भेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इति और इति का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, समाप्ति और विघ्न। इति का अर्थ समाप्ति और दूसरे वाले इति का अर्थ विघ्न होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि फिर दीर्घ संधि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। बात करें उज्ज्वल के संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होता है। क्या होता है? उत प्लस ज्वल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है
तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयुक्त किया गया है, तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे क्रांतिवादी या क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलन का मत नाम लो मैं विरामी चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, मीराबाई की, मन्नू भंडारी की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्तियाँ किसकी हैं, तो महादेवी वर्मा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनना का अर्थ दर्शाता है? हमारा ऑप्शन है बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमज़ोर होना या फिर मृत्यु का समय दूर होना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। घड़ियाँ गिनने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत बेचैनी से इंतजार करना। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना या फिर परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनेक क्षेत्रों में अनुभव। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अ, अति, अंत या फिर आ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अति। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है प्रकंपी व्यंजन, अस्पर्शी व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो वह है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? कबीर की, रहीम की, जायसी की या फिर रामानंद की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीर की। सदुक्कड़ी भाषा किसकी है, तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर आयादी स्वर संधि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुण स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो वह है भोजपुरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, आयादी संधि या फिर वृद्धि संधि? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयादी संधि। पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो आयादी संधि। बात करें इसके संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है। क्या होता है? पो प्लस अन। अगला क्वेश्चन है, आघात का विलोम शब्द है प्रघात, संघात, बलघात या फिर प्रतिघात? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिघात। आघात का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रतिघात। अगला क्वेश्चन है, बिनु पग चलें सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है विभावना अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है, ऊन का तत्सम रूप है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ण। ऊन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऊर्ण। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या फिर आधे अधूरे?
राइट आंसर है ऑप्शन ए अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि को यानी देवनागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नंदी नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिण नागरी या फिर पर्वत नागरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नंदी नागरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। राइट आंसर है ऑप्शन डी मित्रता। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वह है मित्रता। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, गतानुगति शब्द का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या फिर गति को नहीं मानने वाला। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। अगला क्वेश्चन है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन है समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादिबोधक या फिर निपात। राइट आंसर है ऑप्शन डी निपात। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। वाक्यांश है कि जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ, प्रथम स्मरणीय, अग्रगण्य या फिर सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्रगण्य। जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अग्रगण्य। अगला क्वेश्चन है, वागीश में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। वागीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। बात करें वागीश के संधि विच्छेद की तो इसका संधि विच्छेद वाग प्लस ईस होगा। क्या हो जाएगा? वाग प्लस ईस। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर अस्थायी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुभाव। अस्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो अनुभाव। और अनुभावों की संख्या 4 होती है, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव और फिर आहार्य अनुभाव। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। पंक्ति है, प्रेम अमि मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर, मध्य प्रगटेयु सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपक अलंकार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी आ, ई, उ और री। इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो आपको याद रखना है आ, ई, उ और री। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी पात। पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो आपको याद रखना है पात। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, सवर्ण है दंत, मूर्धन्य, तालव्य या फिर कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन बी मूर्धन्य। सवर्ण कैसा वर्ण है? तो आपको याद रखना है मूर्धन्य। बात करें मूर्धन्य वर्णों की तो आपको याद रखना है री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और श। ये सभी आपके मूर्धन्य वर्ण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? पंक्ति है, साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार
जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। हमारा ऑप्शन है दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर कुंडलियाँ। आपको बताना है कि दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है। राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा। क्या हो जाएगा? दोहा। और दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इनके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में इन अथवा ई प्रत्यय नहीं है। हमारा ऑप्शन है अर्थी, हस्ती, पंडिताइन या फिर रोगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडिताइन। पंडिताइन में इन अथवा ई प्रत्यय नहीं बल्कि आइन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आइन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है किन्नर का संधि विच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि किन्नर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी किम प्लस नर। किन्नर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो किम प्लस नर। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। राइट आंसर है ऑप्शन सी लाटा अनुप्रास अलंकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो लाटा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या फिर अर्ध विराम चिन्ह। राइट आंसर है ऑप्शन ए योजक चिन्ह। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को या फिर संस्कृत को। राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।